So now in this video we will discuss about computer generations. First point is that what is generation? Generation होता है जैसे कि अगर कंप्यूटर पहले के बेसिस पे कुछ नया चेंजेस आता है तो उसको जनरेशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले जो टेलीविजन था, टीवी था, वो डिफरेंट काइंड था, उसी को आगे रख के उसी की रिसर्च करके एक दूसरा बनाया, उसी की रिसर्च करके कोई तीसरा बनाया, तो ये उसकी जनरेशन हुई. ऐसा नहीं है कि जो आपको टीवी आ रहा है उस टीवी का पहले वाले जो सब टीवी आया था उससे कोई मीनिंग नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको देख के उससे आगे के फीचर बढ़ाए गए हैं, तो उसी का बेस वही है. तो इसे जनरेशन बोलते हैं, पीढ़ी बोलते हैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कब माना जाता है? 1942 से 1955 तक माना जाता है. ये मैं अच्छे तरह समझाने की कोशिश करता हूं आपको. नंबर एक, जनरेशन नंबर फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट जनरेशन है. तो फर्स्ट जनरेशन कब माना जाएगा? 1942 से 1955 तक. ठीक है, ये डेट ये याद होना है. और इसमें हम जो यूज करते थे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, वो क्या क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थे. वैक्यूम ट्यूब्स के जो डायग्राम है, ये होता क्या है, ये डायग्राम मैं आपको थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा. वैक्यूम ट्यूब्स के डायग्राम. वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी यूज होती थी, और पंच कार्ड्स यूज होते थे. इसके बारे में हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे. ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा एम है, क्योंकि हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते, अगर हम इसी की डिटेल में जाएंगे तो एक चैप्टर इसी का बन जाएगा, तो अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू बताएंगे. तो ये है जो टेक्नोलॉजीज में यूज होती थी हार्डवेयर वाली, और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी वो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, और उसमें कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर करते थे, उनका कंसेप्ट यूज करते थे, और मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस में वो यूज होता था, यानी कॉमर्शियल में उसको हम यूज नहीं करते थे. ठीक है ना, मोस्टली हम उसको किस में यूज करते थे? साइंटिफिक में. साइंटिफिक यानी कि रिसर्च वगैरह में ही वो यूज होता था, यानी आम स्टूडेंट या आम कॉमर्शियल कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता था. ठीक है, ओके. की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? की कैरेक्टरिस्टिक ये थी, यानी कि उसमें क्या अच्छाइयाँ थी या उसमें क्या खामियां थी, वो ये थी. नंबर एक, बल्कि इन साइज, कि वो साइज में बहुत बड़े होते थे. ठीक है, हम आपको दिखाएंगे बाद में. हाईली अनरिलायबल, यानी कि जरूरी नहीं कि उनका डेटा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें बहुत गड़बड़ी के चांस होते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही है जब, तो इसमें जरा सा फॉल्ट हुआ तो पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा. और जो इसका कॉमर्शियल यूज है वो बहुत लिमिटेड था, लेकिन और साथ में बहुत ज्यादा कॉस्टली था. कॉस्ट अप्रोक्सीमेट कितनी होती थी, ये भी हम नीचे एक ऐसी रेंज डिस्कस करेंगे एक स्लाइड में. और कॉमर्शियल का यूज करना इसका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं ये इसकी मैंने हालांकि आपको फुल फॉर्म बताई थी, लेकिन मैं आपसे फुल फॉर्म अभी पूछूंगा नहीं. तो ये एनिएक, एडवेक, एडसेक, ये जो मैंने स्पेशल फुल फॉर्म बताई थी. तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, तो मुझे 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक याद चाहिए, ताकि मैं चाहता हूँ ये आप बीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको हैंड टू हैंड ये याद हम करा के चलाएं. ओके सर. ठीक है ना, तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, और फिर मैं आपसे रैंडमली पूछूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसमें की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी. तो ये 3 में से कम 2 आपको बताना है, और इसमें से भी पॉसिबल हो तो सभी बताना है. ठीक है, तो मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब. फर्स्ट जनरेशन के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, मैं एक रिकैप कर रहा हूँ. 1942 से 1955. ठीक है, यानी 13 ईयर समझ लीजिए. 1942 से इसमें 13 ऐड कर देंगे. ठीक है, ये ऐसी डायरेक्ट याद हो ज्यादा बेटर होगा. 1942 से 55 तक है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, पंच कार्ड यूज किए जा रहे हैं एज सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, यानी जैसे हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो पंच कार्ड यूज करते हैं. की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में मशीन असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, और उसके कुछ प्री प्रोग्राम कंसेप्ट होते थे उनको यूज करते थे, और इसमें साइंटिफिक यूज होता था, अक्सर कॉमर्शियल नहीं होता था. और बल्कि ये हाईली अनरिलायबल है, कहीं भी जरा सी एरर हुई तो सब, और लिमिटेड कॉमर्शियल यूज होता था, बहुत ही कम कॉमर्शियल यूज इसका किया जा सकता था, यानी इसका कोई खास फायदा नहीं था कंप्यूटर का.
आपने देखा भी होगा बहुत शुरू स्टार्टिंग में कंप्यूटर का कोई नाम नहीं था, कहीं किसी के पास था, तो वजह उसकी यही थी कि कॉमर्शियल यूज का बढ़ता चला गया, पहले कम था बहुत ज़्यादा और उससे पहले और भी कम था। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो 1955 में कंप्यूटर था, एक तरह से ये कह सकते हैं कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ साइंटिस्ट के पास था एक तरह से, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं था, हम लोगों के लिए नहीं था। ओके, सो और इसके कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव, जो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है कि एनीएक जो है कौन से जनरेशन का है, याद होना चाहिए फर्स्ट एडवेक, एडसेक, यूनिवेक। इसकी फुल फॉर्म देखने के लिए लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है उसको आपको देखना है, अगर फुल फॉर्म इसकी देखनी है, ठीक है। सेकंड जो है सेकंड जनरेशन, यानी यहाँ से 1955 से ही शुरू हो गया था ये, यानी जनरेशन इसको माना गया सेकंड जनरेशन। क्यों माना गया, ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है तो उसमें एक जो है जैसे 3G से 4G, 4G से 5G कैटेगरी बनाते हैं ना, इस तरीके से, तो इसको सेकंड जनरेशन की कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी से शुरू हो गया था 55 से ही वो, और कब तक माना गया 64 तक। कैसे पता चला कि 64 तक है? ऐसा पता नहीं था कुछ, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई, देखिए आ गए, तो फिर ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई तो इसलिए उसको जनरेशन ही चेंज कर दिया। तो इसमें क्या क्या होता है, नंबर एक, जहां वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज कर रहे थे वहां पर हमने ट्रांजिस्टर्स यूज किए। ट्रांजिस्टर्स का डायग्राम में छोटा सा वैसे आपको आगे बताऊंगा, ये होता है, आपने देखा होगा कहीं इसको इस तरह से लगा हुआ कभी पुराने किसी डिवाइस में, ठीक है। ये होता है ट्रांजिस्टर, ये वैक्यूम ट्यूब होती है, ओके। और ये आईसी चिप है जो करंटली यूज हो, इसके बाद में करंटली यूज होगी, ठीक है ना, आईसी चिप, ठीक है। तो इसमें जो है मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी यूज होती थी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फर्क है। और मैग्नेटिक टेप्स टेप्स होती थी कुछ मैग्नेटिक टेप्स, उनको इसमें यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिस्क है, डिस्क यूज करना शुरू हो गई थी, डिस्क आती थी, उनको यूज करना शुरू कर दिया था। और इसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंज आया, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये आप का जो एक बुक है, जो आपसे जो सीनियर है उनको भी मैंने पढ़ाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस का नाम है, सॉरी सब्जेक्ट का, तो उसमें आप पढ़ेंगे ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूरा एक चैप्टर है वहाँ पर, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते, कि जैसे कि कंप्यूटर आप नया खरीदते हैं तो उसके अंदर जो विंडोज़ होती है ना, वो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जो विंडोज़, हालांकि विंडोज़ के अलावा भी हो सकता है, विंडोज़ के अलावा लाइनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, और भी, तो लेकिन हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं विंडोज़ यूज करते हैं, तो इसलिए मैं विंडोज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उस टाइम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी इसमें, ठीक है। इन दोनों में चेंज याद रखना, तभी सीरियल से याद होता जाएगा। इसमें साइंटिफिक यूज था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉमर्शियल यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इसमें ये सब डेफिनेटली फास्टर था, ये तो आपको याद ही हो जाएगा भाई, इससे नेक्स्ट वर्जन का तो फास्टर होगा। और इससे ये अनरिलायबल है, ये थोड़ा सा रिलायबल है, ये थोड़ा हार्ड यूज था, ये थोड़ा सा इजी यूज था, यानी कि इसी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो कॉमर्शियल यूज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, यहाँ पर भी डिफिकल्ट था और कॉस्टली था, यहाँ भी था, बस इससे कम होगा लेकिन ऊपर वाले से। और इसके जो कुछ कंप्यूटर बनाए जिस कंपनी ने, ये जो है हनीवेल, IBM, CDC, यूनिवेक, यूनिवेक तो वही वाला है, CDC यानी कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, लेकिन ये कंपनी का नाम है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा IBM है तो ऐसी CDC। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, यानी सिर्फ सेकेंड जनरेशन हनीवेल या IBM या CDC, IBM का ये दूसरा वर्जन है, ये 7030, ठीक है। यूनिवेक का LRASE, ये किस जनरेशन के है, ये सेकेंड जनरेशन के। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह यूनिवेक है या यूनिवेक है, तो वो इसको फर्स्ट समझते हैं, लेकिन यहाँ यूनिवेक 1 है, यहाँ यूनिवेक LRASE है, ठीक है। ऐसे ही IBM का यहाँ 701 है, और यहाँ पर जो है एडवांस है उसका IBM 7030। तो मैं आपको अगेन आई एम गिविंग यू, ओके, नाउ वी विल डिस्कस थर्ड जनरेशन। जैसे 1964 में ये स्टार्ट हो गया था, नई टेक्नोलॉजी मिल गई थी। क्या टेक्नोलॉजी थी वो थी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होना शुरू हो गया था। और SSI, यानी SSI जो है ये होता है, जैसे ULSI चलता है,
यानी अल्ट्रा लार्ज चलता है, ये स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चलता है, और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन ये चालू, ये यानी स्मॉल वाली टेक्नोलॉजी और मीडियम वाली जो टेक्नोलॉजी है ये उसमें शुरू हो गई थी। आईसी जो थी हमारी, उसमें क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आती थी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन की। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, आईसी आपने सुना भी होगा, जैसे आपने कोई इक्विपमेंट ठीक कराया होगा तो आपने सुना होगा आईसी, इसकी आईसी खराब है, मोबाइल वगैरह बताते हैं जो आप ठीक कराने जाते होंगे, इसकी आईसी खराब है। तो आईसी की जो टेक्नोलॉजी थी वो वेरी अल्ट्रा लार्ज तो नहीं थी उस टाइम जैसा अब चलती है अल्ट्रा लार्ज, वो थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी सीमा आ गई थी। ठीक है, यानी आईसी अब ये नहीं है कि आईसी आई, बल्कि आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पर, आईसी तो अब भी चलती है कि आईसी जो है विद स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, या शॉर्ट में कहिए एसएसआई और एमएसआई, एम का मतलब है यहाँ पर मीडियम, यानी आईसी जो हमारी आ गई थी नई आईसी, इंटीग्रेटेड आईसी का यूज होने लगा था सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में सॉरी। तो उसमें जो है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि उनका जो वो एसएसआई कैटेगरी की थी और एमएसआई कैटेगरी की थी। ये समझ में आ गया दोनों, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जो मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी थी वो लार्जर हो गई थी। ठीक है, इसका कुछ यूज पहले भी होता था लेकिन वो लार्जर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जो डिस्क यूज होती थी वो लार्जर थी, मतलब पहले भी होती थी वो डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स पहले भी आपने पढ़े थे ऊपर वाले में, लेकिन वो लार्जर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। मिनी कंप्यूटर्स इनका नाम यहाँ पर रखना शुरू कर दिया था, यानी ये एक तरह से समझिए कि अब ये कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो गए थे, पहले वो मशीन की फॉर्म ही थी एक तरीके से। ठीक है, अब की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन टाइम शेयरिंग का मतलब ये समझ लीजिए अभी फिलहाल शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जो प्रोग्राम्स है उनको अलग अलग टाइम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एक दिन फर्स्ट डे शायद सेकंड डे एग्जांपल बताया था कि अगर कोई आपका प्रोग्राम, आपने 4 प्रोग्राम एक साथ स्टार्ट कर दिया, पहला बहुत टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पे नहीं जाएगा, टाइम शेयरिंग होता है सबका अलग अलग, तो एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, उसके बाद वो स्किप कर देता है। ठीक है, तो ये टाइम शेयरिंग है। हालांकि इसको अभी ये भी जरूरत नहीं है जो मैंने बताया, अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्कस द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या क्या लिखेंगे उसमें? अब आप ये नहीं कहना कि सर ने नहीं बताया, इसको वैसी फॉर्म में लिखना है आपको, जैसे कि थर्ड जनरेशन वाज स्टार्टेड 1964 टिल 1975, ये लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, एंड यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे वहाँ पर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, और इसमें इससे रिलेटेड लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको चार्ट में, वहां लिखेंगे आप इन द थर्ड जनरेशन ICs are developed with SSI and MSI technologies and magnetic coarse memories became more larger। ठीक है ना, क्योंकि आप BCA में है, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसको चेंज कर लेंगे जैसे कि क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि अगर उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको इसको जो ना उसी में ऐड कर देंगे, जैसे इन द थर्ड जनरेशन वी हैड लार्जर कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो उसकी तो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत शायद है नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे लिखाऊं, क्योंकि उसी में अगर मैं लिखाऊंगा ना तो थोड़े से में ही वो सब टाइम उसी में चला जाएगा आपका। ठीक है, अगर फिर भी किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो मुझसे वो अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा इसको कैसे लिखना होता है, और फिर इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब फिर लिखते हैं हेडिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, तो लिखेंगे इन द थर्ड जनरेशन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड। ठीक है, ओके। और सर अनबाउंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर का मतलब क्या होगा? अनबाउंड बोलते हैं जैसे कि किसी चीज को डिस्क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि ये लिखा अभी यहाँ पर ऊपर देखते हैं, पहले है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू पहले हो गई थी, लेकिन उनका एक कैटेगरी, उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन, उनको एक अपग्रेडेशन मिल गया। ठीक है, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। अब इसमें अनबंडल बोलते हैं, जैसे कि बंडल, अनबंडलिंग का मतलब होता है जो एक साथ होते थे ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, वो मिक्स होते थे, मिक्स यानी कि वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिक्स कर दिए और उनका आइडिया ही नहीं होता था कौन, मतलब
उनको अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया जाता था उस टाइम, लेकिन अनबंडलिंग का मतलब होता है अलग अलग कैटेगराइज करना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अलग अलग कैटेगराइज इस थर्ड जनरेशन में किया गया, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अनबंडलिंग एक एग्जांपल ही हो सकता है कि जैसे एक कॉलेज में स्टूडेंट है तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है आपके पास, तो उसमें ये नहीं लिखा है ये कौन बच्चा कौन सी क्लास का। अगर उस लिस्ट को हम बेटर कर देंगे तो उसमें क्या कर देंगे, ये बीसीए की लिस्ट है, ये बीएससी की लिस्ट है, ये एमएससी की लिस्ट है, तो वो अनबंडलिंग हो गया। तो ऐसे उसको अनबंडलिंग कर दिया, पहले वो मिक्स था, ठीक है ये। और की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वही डेफिनेटली ये तो वही पूरा फास्टर, स्मॉलर है, मोर रिलेबल है, थोड़ा इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस है, मतलब आसानी से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता था, बनाया जा सकता था, और कॉमर्शली यूज बेटर होता था पहले से विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस। यानी ये सेम ही है, यानी ये जो है सेकंड वाली, ये इससे हमने जो लिखी थी ये हम फर्स्ट और सेकंड दोनों से लिख रहे हैं, यानी उनसे बेटर है। और जो साइंटिफिक और कॉमर्शियल यूज है वो ऊपर वालों से ज्यादा है। इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि हम आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे आजकल के जो कंप्यूटर इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव है कि जो एक छोटा बच्चा भी उस पर थोड़ा सा वर्क सीख के सब काम कर सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरेक्टिव। इसके जो कुछ सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव, वो IBM 360, 370, PDP 8, PDP 11, यानी वो प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर थे ये दरअसल, इसलिए इसका नाम PDP दिया गया, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर तक, ठीक है ना, इसका नाम है इसका। और 11 और CDC, यानी वही जो CDC ऊपर भी था लेकिन यहाँ 6600 है, कंट्रोल डेटा वाला भी, ठीक है ना, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन कंपनी। और IBM तो ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा याद कीजिए। एंड थर्ड जनरेशन का जो जनरेशन पीरियड होगा 1964 से होगा 1975 तक होगा, ठीक है, इस ऐसे हम याद रख सकते हैं। देखिए जरा, जैसे यहाँ पर 55 से शुरू होकर 64 तक, 64 से 75 तक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें IC आ गए थे। IC जो है ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसलिए इसका जनरेशन ही चेंज कर दिया गया, यानी इसको कहा गया थर्ड जनरेशन। और इसमें और भी चेंजेस आ गए जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब अपने में बड़ी बड़ी जो है चेंजेस थे, ठीक है ना। ओके, हालांकि की कैरेक्टरिस्टिक में पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन इसमें और इसमें काफी चेंजेस आ गए थे, ठीक है। ओके, तो ये थर्ड जनरेशन थे। उसके बाद क्या हुए, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में देखिए जो हमारे IC थी उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई थी, यानी ये याद करना ईजी है, पहले से सेम ही है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये आप आगे दूसरे सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, इसका आगे स्टडी आपको करनी होगी, आपका इस तरह का एक सब्जेक्ट आएगा BC में, ठीक है। ओके, और इसमें लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क आ गई थी, ओके, यानी हार्ड डिस्क चल गई थी। पहले डिस्क चलती थी, उनको हार्ड डिस्क नहीं बोलते थे, वो अलग टाइप की डिस्क थी। और इसमें फ्लॉपी डिस्क चल गई थी, यानी इस पे वर्क जो है हमने भी फ्लॉपी डिस्क पे काम किया हुआ है ये, ठीक है ना। स्टार्टिंग तो यहाँ हुई थी लेकिन चलती बाद में भी थी, ये मैग्नेटिक टेप चलती थी, ठीक है ना। ओके, पर्सनल कंप्यूटर आ गए थे, ओके, और सुपर कंप्यूटर भी बन गया था, ठीक है। तो ये इसके कुछ की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। और सॉफ्टवेयर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विद PC विद ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जैसे हम बोलते हैं ना ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं, तो यानी ग्राफिक्स कार्ड आना शुरू हो गया। एंड मल्टीपल विंडोज ऑन ए सिंगल टर्मिनल स्क्रीन, यानी हम अब एक साथ कितनी विंडो चला सकते हैं, हम एक साथ YouTube चला रहे हैं, एक साथ वीडियो चला रहे हैं, एक साथ PDF चला रहे हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंकरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज, यानी हमारे जो जैसे विंडोज है इस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, यानी एक साथ कैपेबिलिटी थी, कंकरेंट कहते हैं साथ में चलाने की प्रोग्राम को। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, तो ये विंडोज है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स होती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड प्रोग्राम, ये आपका एक ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, ये एक पूरा एक बुक है ये, तो आप समझ लीजिए जब जो पूरी बुक है वो कैसे डिस्कस हो सकती है। बस ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है
इसमें क्या होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कुछ पार्टिकुलर फीचर होते हैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कहते हैं। जैसे इसके फीचर होंगे कि इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ये उसके अंदर कर सकें, हम उसके अंदर क्लास बना सकते हैं, हम उसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं, हम एक क्लास में की जगह दूसरी क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार बनाई जाती है, ठीक है। अब एक नई कार बनाई जा रही है जो पहले कभी नहीं बनाई गई, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो सारी टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, बस कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप कभी कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, यस सर। उसमें ये होता है जैसे कि आप सेलेक्ट करते हैं, आपने प्लेयर सेलेक्ट किया और वो प्लेयर वो रन होता है, वही सब कुछ करता है, लेकिन आप उस प्लेयर की जगह ना दूसरा प्लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कम वही यानी कितने भी आप उसकी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको रिप्लेस करना होगा उसको। तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही कुछ फीचर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है। और इसमें जो है नेटवर्क बेस्ड और सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। और इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये अफोर्डेबल हो गया था। अफोर्डेबल कहते हैं कि खरीदने लायक, यानी पैसे इतने के मतलब वो खरीद सके हम। रिलायबल हो गया था, यानी इसमें एरर नहीं आती थी, और इजी टू यूज हो गया था। ओके, ठीक है। मोर पावरफुल हो गया था, रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर, और टोटली जनरेशन पर्पज मशीन, यानी कि हम जो है जनरल पर्पज मशीन, यानी हम जो है अपने किसी भी जनरल यूज के लिए, यानी इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी कि हम उसको यूज कर पा रहे थे। और इजियर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली, हम इसको आसानी से बना भी सकते थे, तो यूज भी कर सकते थे, अपडेट भी कर सकते थे। और रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल। पहले क्या होता था कि जो सिस्टम बना दिया तो बना दिया, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिक अपग्रेड आता है, आप चेंज कर सकते हैं उसके अंदर, उसी पे आता ऑटोमेटिक आता है ये सब। हालांकि टेक्नोलॉजी ये वो वाली नहीं है, लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह के यानी सॉफ्टवेयर जो पहले थे उनमें चेंज नहीं हो पाता था, लेकिन इस 4th जनरेशन में चेंज करना थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। और इसके कुछ ही आपको याद रखने हैं, हालांकि ये भी ऊपर जैसे ही है, इसमें याद रखिए एप्पल 2 है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एप्पल 2 इसमें लिखेंगे 4th जनरेशन में, TRS को वैक्स को ये ऊपर नहीं आए हैं इसलिए ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऊपर भी आ चुके हैं, ठीक है ना, हालांकि इसका वर्जन चेंज होता रहता है, ठीक है ना ठीक है। तो ये ऊपर नहीं आए, ये IBM आया ऊपर, ठीक है ना। तो 4th जनरेशन लास्ट जनरेशन था जो अब तक माना जाता है 1989 से शुरू हुआ, इसको याद रखना बहुत जरूरी। जो हमारा जनरेशन है जो अब चल रहा है वो कब से माना जाता है, 1989 से माना जाता है। और 4th जनरेशन 75 से 89 तक माना जाएगा। ये मैं आपसे कभी भी पूछूंगा, ठीक है। और जो टेस्ट होगा उसमें भी इसमें से क्वेश्चन काफी आएंगे, ठीक है। और इसमें जो है देखो वही है अल्ट्रा लार्ज स्केल, उसमें था VLSI, इसमें ULSI। U का मतलब है अल्ट्रा लार्ज, V का मतलब है वेरी लार्ज, ओके। तो इसमें लार्जर कैपेसिटी मैन मतलब जितना भी अब है ना ये सब अब के लिए है, ठीक है ना। इसमें जो है लार्जर कैपेसिटी मैन मेमोरी, हार्ड डिस्क विद रैड सपोर्ट स्टार्ट हो गई थी। हालांकि रैड सपोर्ट अब यूज भी नहीं होता, रिडंडेंट एरे होता है ये, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव, उसको बोलते हैं रैड, ठीक है। यानी पैरेलल में हम डिस्क यूज करते थे, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क यूज होती है, नोटबुक आ गए, पावरफुल डेस्कटॉप आ गए, ये सब पावरफुल सर्वर आ गए, इंटरनेट आ गया, क्लस्टर कंप्यूटिंग आ गई, ठीक है। तो और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई जैसे जावा। इसके अलावा और भी है, जैसे पाइथन इसमें लिखी नहीं है क्योंकि वो इसके ये जो बुक पब्लिश हुई होगी वो पहले हुई होगी, तो पाइथन आ गई। और WW ये हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर हो गए। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, पोर्टेबल है, पावरफुल है, रिलायबल है, बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है, हाईली टोटली इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। और IBM नोटबुक्स आ गए, पेंटियम के आपने देखा आप लोगों के पास होंगे, पेंटियम के PC होंगे, इंटेल के होंगे, सन के होंगे, इसमें सब नहीं लिखे, सन के भी आपके पास होंगे, IBM के आपने देखा होगा। तो ये सब जो भी आपको याद हो, ये तो आपको याद भी होगा आपके पास जो यूज है, तो इसमें वो सब आ गए। तो ये आपकी 5th जनरेशन हो गई है, ठीक है ना।